यूपी चुनाव के पहले भारतीय किसान यूनियन ने बुंदेलखंड के किसानों के बीच भीषण लगानी शुरू कर दी। बुंदेलखंड के मौदाहा में आज भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने विशाल किसान महापंचायत को संबोधित किया। किसानों को संबोधित करने आए राकेश टिकैत इस किसान महापंचायत में किसानों की समस्याओं से अधिक भाजपा को खरी खोटी सुनाने में व्यस्त रहे। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने भाजपा व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। राकेश टिकैत ने कहा कि मौजूदा सरकार ने देश को बेचने का कार्य किया। किसानों की समस्याओं की जगह वो किसानों को लामबंद कर दिल्ली बॉर्डर पहुंचने के लिए उकसाते रहे। मंच पर बार बार राकेश टिकैत सिर्फ भाजपा के विरोध का राग अलापते रहे। बुंदेलखंड की अन्य समस्याओं, सिंचाई की समस्या और किसानों की स्थानीय समस्याओं से उन्होंने पूरी तरह दूरी बनाए रखी। राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसी राजनीतिक दल के साथ नहीं, सिर्फ लड़ाई भाजपा की नीतियों के खिलाफ है। ऐसे में राकेश टिकैत किसानों के नेता कम भारतीय सियासत के विपक्ष के नेता ज़्यादा नजर आए। राकेश टिकैत की इस किसान महापंचायत में बुंदेलखंड के किसान कम, बाहर से लाए गए किसान अधिक रहे। अलग पैकेज की जरूरत है बुंदेलखंड में। जब तक अलग पैकेज बुंदेलखंड अलग से पैकेज नहीं आएगा, वो कोई भी सरकार और भारत सरकार जब तक बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक बोर्ड की घोषणा नहीं करेगी, यहाँ के लोगों को लाभ नहीं होगा। हमने सरकार को कहा है कि बुंदेलखंड में ऑर्गेनिक बोर्ड की घोषणा हो। यहाँ का पूरा जो फसलें हैं वे ऑर्गेनिक होती हैं और पूरी दुनिया में उसकी मार्केट है। यहाँ का कटिया गेहूँ 160 रुपए किलो तक बढ़िया बिकता है यहाँ का, लेकिन यहाँ के किसान से 14 रुपए खरीदा जाता है। यहाँ पे जो खनन संपदा है उसमें बुंदेलखंड की हिस्सेदारी रहनी चाहिए। यहाँ पे पानी की व्यवस्था हो, यहाँ पे विलेज टूरिज्म पॉलिसी वो देश यहाँ पर लागू हो। यहाँ पे उस तरह के टूरिज्म से यहाँ पे बहुत पैसा आ सकता है। हमको टूरिज्म जो स्कूल है यहाँ पर खोले जाए, अपने लोगों को, बच्चों को उसमें पढ़ाया जाए। और बहुत जैसे पहाड़ पे हिल विलेज पॉलिसी है इनकी हिमाचल में और उत्तराखंड में। इसी तरह से बुंदेलखंड में आगे सबसे बड़ा किसान बुंदेलखंड का है। बुंदेलखंड के लिए क्या चाहते हैं? जो नौजवान है उसको रोजगार यहाँ पर बहुत मिल जाएगा। सर, सबसे बड़ा बुंदेलखंड में किसान है, बुंदेलखंड के लिए आप क्या चाहते हैं? बुंदेलखंड में अन्ना पर था और कर्जा माफी और अलग से बुंदेलखंड का पैकेज बनाए। इसी डिमांड के साथ हम बुंदेलखंड में आते रहेंगे। बुंदेलखंड को पानी नहीं मिलता पीने के पानी, ये जो योजनाएं हैं सरकारी योजनाओं को पूरा करें। यहाँ पे पानी बहुत है लेकिन पूरा पानी समुद्र में जाता है। योजनाएं बने, आंदोलन होंगे इस पे। बहुत बहुत धन्यवाद। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। सपा बसपा के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के बाद बीजेपी भी प्रदेश में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आयोजित कर रही है। इस कड़ी में आज सुल्तानपुर विधानसभा क्षेत्र में संपन्न हुई भाजपा प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि रहे भाजपा प्रदेश मंत्री शंकर गिरी ने प्रदेश और देश की भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के साथ साथ सपा बसपा, कांग्रेस और ओम प्रकाश राजभर पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजभर ने जिस पत्तल में खाया उसी में छेद किया। अखिलेश यादव का नाम बिना लिए उन्होंने कहा कि जो भाई चाचा पिता का नहीं हुआ वो उत्तर प्रदेश की जनता का क्या होगा। राहुल को उन्होंने पप्पू की संज्ञा पर तंज कसते हुए कहा कि अब लोग पप्पू के नाम से भी कतराने लगे हैं। उनके कई दोस्त जिनका नाम पप्पू है वो कहते हैं कि मुझे अब पप्पू के नाम से मत बुलाया करो। बसपा पर प्रहार करते हुए शंकर गिरी ने कहा कि अब वो अस्तित्व में नहीं है। जो अपने भाई का नहीं हुआ, अपने चाचा का नहीं हुआ, अपने पिताजी का नहीं हुआ, वो उत्तर प्रदेश का कहां से हो जाएगा? और कांग्रेस के बारे में क्या बोल रहा? आम पब्लिक ने ही पप्पू घोषित कर दिया और पप्पू घोषित होने का सबसे बड़ा दुख मुझको है, क्योंकि पप्पू हो जाने के कारण पप्पू जी की शादी ही नहीं हो पाई। इससे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है आम आदमी को? जो लड़की देखने जाता है कहता पप्पू से शादी नहीं करे। मेरे कई मित्र जिनका नाम पप्पू था उन्होंने कहा कि मन तो करता है कि पप्पू नाम काट के उखाड़ के फेंक दे। कई ने अलग नाम
यूपी चुनाव के पहले भारतीय किसान यूनियन ने बुंदेलखंड के किसानों के बीच भीषण लगानी। अयोध्या में आयोजित हो रही अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक में पहुंचे प्रदेश के नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने कहा कि अयोध्या को देश की आध्यात्मिक बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले कुछ वर्षों में लोग अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक अयोध्या देखेंगे। अयोध्या में 2 दिनों तक चलने वाली अखिल भारतीय महापौर परिषद की बैठक का पहला सत्र में विकास की योजनाओं को क्रियान्वयन के आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए गहनता से मंथन किया गया, जिसमें अयोध्या की भव्यता को बढ़ाने के लिए किस दिशा में काम हो इस पर भी चर्चा हुई। वहीं अखिल भारतीय महापौर परिषद के अध्यक्ष नवीन जैन ने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा किस तरह की जा सके ताकि उन्हें किसी प्रकार की समस्या न हो। उन्होंने कहा कि अयोध्या ऐतिहासिक की आज पूरे देश में चर्चा है और आने वाले दिनों में अयोध्या एक ऐतिहासिक नगरी के रूप में निखर कर सामने आएगी। सम्मेलन अयोध्या और अभी उसका उद्घाटन सत्र हुआ। देश भर के अनेक स्थानों से सम्मानित महापौरगण आए हैं। हमारे आगरा के महापौर राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे बरेली के महापौर प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक अच्छा आयोजन है। स्वस्थ परिचर्चा होगी, कहाँ कहाँ क्या उनके सामने दुश्वारियां हैं इस पर भी चर्चा होगी और क्या क्या किसी की उपलब्धि है वो दूसरी जगह लागू हो सकती है इस पर भी चर्चा होगी और इससे जो निकल के आएगा वो निश्चित रूप से देश भर के सभी 204 नगर निगमों के लिए उपयोगी होगी। विकास के लिए क्या करना है? विकास के लिए क्या करेंगे? अयोध्या को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने का प्रयास हमारी प्रदेश की और केंद्र की सरकार कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में तेजी से कार्य हो रहा है और आप देखेंगे आने वाले वर्षों में अयोध्या देश की आध्यात्मिक राजधानी तो बनेगी ही, आधुनिकतम सुविधाओं से लैस आध्यात्मिक राजधानी बनेगी। प्रदेश की बैठक अयोध्या में हो और जो सभी नगर निगमों में नए नए नवाचार होते हैं, नए नए प्लान आते हैं और उन सब का हम लोग बैठ करके ये डिस्कस करेंगे, टेबल डिस्कस करेंगे कि उनके जो नवाचार होंगे उनको हम अयोध्या में लागू करेंगे, जिससे जो मोदी और योगी जी का सपना है कि अयोध्या स्वच्छ और सुंदर बन सके, इस नाते से अयोध्या में बैठक की गई। सत्रों में बैठक कल तक चलेगी। अभी तो उद्घाटन सत्र समाप्त हुआ है। अभी अनेक नगर निगमों में और विश्व भर में जो नई नई तकनीक से जो शहर सुंदर हुए हैं, अच्छे बने हैं, उनके जो जो नवाचार और आए हैं उनके हम लोग पैनल डिस्कशन अभी 3 बजे के बाद करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के डॉक्टर्स की टीम ने दावा किया है कि गंगाजल में पाए जाने वाले फेजेस वायरस से कोरोना को काबू में किया जा सकता है। प्रयागराज शहर के न्यूज़ रिपोर्टर्स क्लब में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने दावा किया है कि गंगाजल में पाए जाने वाले 1300 से अधिक फेजेस में कुछ ऐसे दुर्लभ फेजेस भी हैं जो कोरोना वायरस को डीएक्टिवेट कर सकते हैं। बनारस में गंगा के किनारे रहने वाले 800 से अधिक लोगों पर इस टीम द्वारा किए गए टेस्ट और ट्रायल के बाद उन्होंने ये दावा किया है। उनका कहना है कि गंगाजल से कोरोना के बचाव की औषधि बनाने के लिए गंगा मंत्रालय को भेजे गए उनके प्रस्ताव को अब आयुष मंत्रालय के पास भी भेज दिया गया है। उनके इस प्रस्ताव से गंगाजल के फेजेस से कोरोना का इलाज करने के क्लिनिकल ट्रायल पुणे स्थित केंद्रीय वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट में कराने की मांग की गई है। देखिए, मैंने गंगाजल से कोरोना का ट्रीटमेंट हो सकता है इस विषय पे जब हमारे देश में महामारी फैली तो मैंने इस पर रिसर्च पेपर तैयार किया और वो मैंने महामहिम जी को भेजा। महामहिम जी और नमामि गंगे दोनों को भेजा था मैंने। तो नमामि गंगे ने नेरी से बात करके उसको ICMR को भेजा कि देखिए ये एक साइंटिफिक पेपर है, इस पेपर पे आप विचार कीजिए। तो ICMR ने हमारा और हमारे ग्रुप का जब प्रेजेंटेशन लिया उसके बाद उन्होंने इस बात कह के मना कर दिया
कि इस पर चूँकि कोई क्लिनिकल डेटा नहीं है इसलिए हम इस पर कोई तवज्जो नहीं देंगे। तो फिर मैंने सोचा कि क्या करना चाहिए, तो फिर मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है, मैंने उसको कांटेक्ट किया और वहाँ पे डॉक्टर विजयनाथ मिश्रा, डॉक्टर अभिषेक पाठक, इन लोगों के नेतृत्व में प्रोफेसर्स के 5 प्रोफेसर्स की एक टीम बनाई और उस पर फिर क्लिनिकल डेटा और रिसर्च तैयार कराया। तो ये पाया गया कि कोरोना में गंगा जल बहुत इफ़ेक्टिव हो सकता है और उनकी वो दोनों जर्नल्स में, ब्रिटिश जर्नल में और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पब्लिश हुई। और उसके पश्चात हमने फिर रिट पिटीशन फाइल करी जिसमें नोटिस इश्यू हुई है ICMR को और हेल्थ मिनिस्ट्री को और इथिक्स कमेटी को, जिसने कि मना कर दिया था। अब इसके पश्चात ऐसा लगता है मेरे को कि वहाँ से चूँकि नोटिस इश्यू हो गई, 6 हफ्ते के अंदर जवाब भी उन्हें देना था, जो लोग नहीं दिया अभी तक। तो आयुष मंत्रालय को कल मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें नमामि गंगे मंत्रालय ने लिखा है आयुष मंत्रालय को कि आप इस पर जो ये शोध आए हैं उन शोध पर कार्य करके इसकी दवा ढूंढने की कोशिश की। ICMR का स्टैंड क्या है इस पूरे मसले में? ICMR तो न्यूट्रल है, कुछ कर ही नहीं रहा है इस विषय पर। आपको लगता है कि कोई इंटरनेशनल लॉबी है जिसकी फैसला? जरूर किस तरह? कुछ फार्मास्यूटिकल लॉबीज़ हैं जो लगता है मेरे को कि इस सस्ती दवा को आने नहीं देना चाहते हैं मार्केट। प्रयागराज में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला इकाई की समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्वांचल प्रभारी इसरार अहमद मौजूद रहे और मीटिंग की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष मोहिबुल हक ने की और मुख्य रूप से पूर्व सांसद अतीक अहमद की पत्नी और उनके बेटे अली अहमद मौजूद रहे। इस दौरान पूर्वांचल प्रभारी इसरार अहमद ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि 2022 का चुनाव अपना बूथ सबसे मजबूत मिशन को लेकर जीतना है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उत्तर प्रदेश में एक इतिहास लिखने जा रही है। जिला अध्यक्ष सलाम ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कृष्णा विधानसभा से मोहम्मद सलमान को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त पत्र दिया गया। समीक्षा बैठक का संचालन जिला महासचिव ज़ीशान रहमानी ने किया और इलाहाबाद के तमाम कार्यकर्ताओं ने यकीन दिलाया कि 2022 के चुनाव में मजलिस इलाहाबाद से जीत ज़रूर हासिल करेगी।